मुझे नाचना, डांस करना मेरा पैशन रहा है। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। उस समय मैं जितेंद्र को बड़ा फॉलो करता था, उसकी पिक्चरें बहुत देखता था, तो उसको देखते देखते बहुत बड़ा हुआ, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे जितेंद्र कर रहा है तो उस तरह से मैं कुछ करूं। यार मिला ओ शबा, प्यार मिला ओ शबा, दौर चला ओ शबा प्यार का। यार बिना ओ शबा, प्यार बिना ओ शबा, यार यहाँ ओ शबा, जीना क्या। कि यहाँ से ट्रेन चलती थी बॉम्बे एक्सप्रेस। अच्छा। तो वो 3:30 बजे जाती थी, तो हम स्टेशन पे कभी कभी आ जाते थे, तो वो कहता था भाई बॉम्बे एक्सप्रेस जा रही है, चढ़ा दूँ। तो बड़े अरमान थे कि बॉम्बे एक्सप्रेस में बैठ के बॉम्बे जाएं, और कोई था तो है नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें बैठने की इच्छा होती थी, और कई बार तो मैंने मन भी बनाया बैठने का, तो फिर मुझे घर याद आ जाता। फिर 1 साल बहुत बड़ा संघर्ष रहा मेरी लाइफ का, और वो डिप्रेशन का पीरियड समझ लो, क्योंकि जब बच्चे को जिस ट्रैक पे जाना है वो ना मिले, और जहाँ बैठा वहाँ फेलियर हो जाए, तो पूरा समाज भी उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल। आप सबसे बड़े घर में हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसा देखने लगते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है, छोड़ रहा है, हर चीज़ें छोड़ रहा है। मानो कि 2 साल में शॉप मैंने यहाँ पे ले ली थी, ये नीलम टॉकीज के पास मेरा शोरूम है HP का। यहाँ से 2 साल मैं अपने घर नहीं गया। देखो मेन मुद्दा तो ये है कि लोगों ने काफी appreciate लोग किया। आपको देखें और खुश हों। आप लोगों को अपने द्वारा कुछ खुशी दे सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये मुझे स्टार्टिंग से रहा है कि मुझे अगर करना है, रात हो दिन हो। आज अब मैं अपनी एज बता देता हूँ, मैं 57 ईयर में लग गया साहब, 56 कंप्लीट हो गई, और 57 में भी मुझे ये लगता है कि आपको अगर कहीं सीखने का अच्छा मिल रहा है तो आप हर घंटे सीखें, रात को सीखें, दिन में सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। और आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करके साइड से निकल जाएं, उलझे मत उसके साथ। और मैंने तो अभी मतलब अगर उलझते हो तो आप फंसोगे, उसको अवॉइड कर दो, और जहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है उससे ले लो। अच्छा, अभी आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है। तो क्या अभी भी बॉलीवुड में जाने का कोई इरादा है कि अभी? देखो मेरा अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो देखो मैं देखो मेरे वो रोल तो नहीं मिलने के, लेकिन जो भी रोल मिलेगा मैं वास्तव में बॉलीवुड जाने का इरादा है मेरा। क्या बात है। और नहीं भी हुआ तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिला, तो क्योंकि अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया, ठीक है साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मेरे अंदर जो एक ऊर्जा है इस चीज़ को करने की, अगर मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और उसको दिल से अगर इच्छा हो और वो काम आप कर रहे हो, तो उसमें आपको सुकून बहुत मिलता है, तो मुझे वो सुकून चाहिए जी। 57 साल की उम्र आपकी है, और आपकी जिंदा दिली को सलाम सर। आप इतने हम तो जिंदा दिल्ली के कायल हैं। हम तो कायल ही जिंदा दिल्ली के नहीं हैं। होना चाहिए। देखो खैर। अगर हमने जो नंबर हैं हमारे, जी। अगर उनको गिन लिया तो हम बूढ़े तो 50 से पहले हो बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है सर। और अगर हम मानते हैं कि हम कुछ करने लायक हैं, और सबसे पहली बात है अपडेट रखना। हाँ। आज अमिताभ बच्चन जी 82 ईयर में, जिनका 15 से 25% के बीच में लीवर है, 100% वो अपना एफर्ट्स लगा के अपने कार्य करते हैं, ठीक है साहब। तो अगर वो अपडेट रख सकते हैं तो हर आदमी को अपडेट रखना चाहिए। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। जिंदगी जिंदाबाद। कुछ लोग जिंदगी को जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी को जश्न मना देते हैं। आज हमारे साथ एक शख्सियत ऐसी ही मौजूद हैं जो किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन शहर के चंद लोगों में से एक हैं जो अपनी मौजूदगी से ही कई चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं।
एक सफल व्यापारी भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि जितेंद्र कपूर के सबसे बड़े फैन हम इन्हें मानते हैं, और खुद भी ये किसी हीरो से कम नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की से जितेंद्र सैनी जी, जो एक सफल व्यापारी भी हैं और जिंदा दिली से इन्होंने ज़िंदगी को जिया है। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम कुछ ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आएँ जो आज ज़िंदगी को कई मायनों में बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, और हम आपको उस व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे। जितेंद्र सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा मन में। नमस्कार भाई साहब। जब इनका मन करता है डांस करते हैं, जब इनका मन करता है गाना गाते हैं, और अच्छा व्यापारी हैं। आज रुड़की के अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारियों में इनकी गिनती बिल्कुल, होती है। जीवन का इनका संघर्ष हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। बिल्कुल जितेंद्र जी, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं, तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और किस ये दिलचस्पी कैसे जगी आपके अंदर? सर पहले तो मैं आप सबका और आपका और नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से रुड़की की समस्त जनता को मेरा प्रणाम, सादर आभार। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और मेरे बारे में मैं तो क्या बोलूँगा, बस ये हूँ कि एक रुड़की में मेरे ख्याल से व्यापार करते हुए 30 साल मुझे हो गए यहाँ पे सिविल लाइन में, और जीवन मेरा पूरा रुड़की से। सन 75 से मैंने रुड़की में अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था जी। और स्कूलिंग मेरा, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, और स्कूलिंग सेंटर स्कूल में हमने 75 में मेरा पहली क्लास में एडमिशन हुआ। फादर मेरी अध्यापिका थी प्राइमरी स्कूल में, और हम 5 भाई बहन हैं, 4 मेरी छोटी सिस्टर हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक। तो 12th यहाँ से करने के बाद स्टार्टिंग से जो एक मेरा शौक़ रहा है, वो मुझे नाचना, डांस करना मेरा पैशन रहा है। मतलब स्टार्टिंग से स्टूडेंट, मतलब पहली दूसरी क्लास से ही, मतलब उस समय मैं जितेंद्र को बड़ा फॉलो करता था, उसकी पिक्चरें बहुत देखता था, तो उसको देखते देखते बहुत बड़ा हुआ। तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे जितेंद्र कर रहा है तो उस तरह से मैं कुछ करूं। तो वो डांस कभी भी मैं, मतलब मन में आता था, कहीं भी स्टार्ट हो जाता था, तो डांस करते करते बड़ा हुआ। तो 12th करने के बाद ये थी इच्छा कि मैं कैरियर अपना बॉलीवुड में बनाऊं। लेकिन 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद। ठीक है। लेकिन घर के हालात, घर की जिम्मेवारी, क्योंकि फादर आर्मी में थे और वो बाहर ही रहते थे, 4 छोटी बहनें थी, मदर पे बर्डन था। तो 12th में आने के बाद बच्चे में थोड़ी समझ आ जाती है कि भाई पहले फैमिली है, तो उस जिम्मेदारी को समझने लगा था। मम्मी की जो उनके कंधे पे बोझ था, तो उसे देख देख के मैंने कहा नहीं, ये पहले पूरा कर लें, फिर चला जाऊंगा। साथ साथ में एजुकेशन पूरी करता रहा। ग्रेजुएशन BSM कॉलेज से किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद अब सोचा कि अब शायद, क्योंकि ग्रेजुएशन में ही बहनों की शादी स्टार्ट कर दी थी, तो पहली बहन की शादी होगी। तो कभी ग्रेजुएशन पूरा करने के 1 साल बाद और दूसरी सिस्टर की भी शादी करी, क्योंकि उनकी तो BA जैसे ही वो कर रहे थे, तो 12th के बाद BA में एडमिशन लिया, उनकी शादियाँ स्टार्ट कर दी। लेकिन इच्छा जो थी मेन, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन में अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत मीडियम बच्चा रहा हूं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा कभी नहीं रहा। तो पढ़ना था, लेकिन पढ़ने में कंसंट्रेशन पढ़ने में नहीं थी। कंसंट्रेशन जो 100% कहीं मैं अगर कर सकता था, तो मुझे अपना कैरियर कहीं और दिख रहा था। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आया कि आप बहुत बेहतर इसमें कर सकते हैं? नहीं, मुझे देखो, ये तो स्टार्टिंग से मुझे क्लियर था। अब डेस्टिनी कुछ और होती है, आदमी सोचता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये क्लियर था कि मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। मैं बहुत अच्छा किरदार को मैं दिल में समझ सकता हूँ और उतार सकता हूँ, उसको फिर निभा सकता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा आता है वो। और डांस मेरे रगों में ऐसे घूमता था। किरदार को पहली बार किसने पहचाना? आपके दोस्तों ने, फैमिली ने? और सर क्या होता है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उसको उस तरह का वो मिलता नहीं है। लेकिन मेरे कुछ जो बहुत क्लोज दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त को लगता था कि हाँ ये चला जाएगा। वो कहता था कि यहाँ से ट्रेन चलती थी बॉम्बे एक्सप्रेस। अच्छा। तो वो 3:30 बजे जाती थी, तो हम स्टेशन पे कभी कभी आ जाते थे। तो वो कहता था भाई बॉम्बे एक्सप्रेस जा रही है, चढ़ा दूँ? तो बड़े अरमान थे कि बॉम्बे एक्सप्रेस में बैठ के बॉम्बे जाएं, और कोई था तो है नहीं, लेकिन
जैसे ही उसमें बैठने की इच्छा होती थी, और कई बार तो मैंने मन भी बनाया बैठने का, तो फिर मुझे घर याद आ जाता था। अच्छा, उस समय के हाँ। ज्यादातर हीरो हाँ जी, हीरोज थे, हाँ जी, हाँ जी। वो थे भी ऐसे ही कि घर से भाग के बॉम्बे आए, हाँ, ट्रेन में फिर बैठ के धीरे धीरे पहुंचे। वहां उन्होंने संघर्ष किया, हीरो बने। देखो नितिन जी, होता क्या था उस समय ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही जरिया था। अगर आपको अपने आप को साबित करना है और अपनी इच्छा अनुसार जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बॉम्बे शहर होता था। बॉम्बे शहर। और बॉम्बे, हाँ, सपनों का शहर बोलते थे। बॉम्बे में जाने का मतलब था कि आपको घर छोड़ना पड़ता। और तमाम लोगों की जो उस समय कंडीशन थी, चाहे वो बहुत बड़े घर से था चाहे बहुत छोटे घर से था, उसको घर छोड़ के बिना पैसे के जाना पड़ता था। हाँ। जो पैसे लेके गया वो तो कभी कामयाब नहीं होता था, क्योंकि संघर्ष ही वहाँ कामयाबी की सीढ़ी थी। तो हम लोगों में और आम जो सब लोगों में, एक मिडिल क्लास फैमिली में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, या तो वो घर से बंधे हुए थे और घर में जिम्मेदारियां जो समझ लेता था तो वो नहीं जा पाता था, और जिसे जुनून था, और जुनूनी आदमी तो फिर घर छोड़ देता था। तो वो जुनून शायद मेरे में कहीं कम रहा होगा, क्योंकि इच्छाएं थी लेकिन इच्छा के साथ जुनून होना बहुत जरूरी था। आपने जुनून पे जिम्मेदारियों को हावी किया, तो वो घर में जो मेरी जिम्मेदारियां थी वो मैंने सोचा इनको पूरी होने दो। तो वो करते करते हम बड़े हो गए, सबकी सेटलमेंट हुआ। तो मैंने लॉ, उसके बाद बीए करके लॉ में एडमिशन, सहारनपुर से मैंने लॉ किया, और लॉ करके आके मैं 2 साल प्रैक्टिस भी की यहाँ पे कोर्ट में, सिविल कोर्ट रुड़की में जी। और प्रैक्टिस करते करते वो मेरा, क्योंकि अब भटक गया था, रहा जो चलता है आदमी वो भटक नहीं होता है, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं थी, इच्छा कुछ और थी, कर हम कुछ और रहे थे। तो जब वहाँ माहौल देखा तो वहाँ देख के मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग है, ट्रैक ही अलग है। तो मैं 2 साल के बाद वहाँ से छोड़ दिया, और फिर 1 साल बहुत बड़ा संघर्ष रहा मेरी लाइफ का, और वो डिप्रेशन का पीरियड समझ लो, क्योंकि जब बच्चे को जिस ट्रैक पे जाना है वो ना मिले, और जहाँ बैठा वहाँ फेलियर हो जाए, तो पूरा समाज भी उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल, आप सबसे बड़े घर में हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसा देखने लगते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है, छोड़ रहा है, हर चीज़ें छोड़ देता और है। मैं तो एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, दर्शकों को कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आज के समय में भी इस परिस्थितियों को ना जाने कितने युवा झेल रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये आप बहुत रिलेट आपसे करेंगे। इसलिए मैं आज, क्योंकि मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ और मैंने जीवन जी लिया है, 30 साल मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में लगा चुका हूँ, तो मैं सिर्फ पेरेंट्स को यही चाहता हूँ, एक मैसेज है ये मेरा, कि बच्चे को एजुकेशन में ना तोलो, उस पर थोपो मत एजुकेशन। जो उसकी रुचि है, जो उसमें प्रतिभा है, चाहे वो खेलना चाहता है, फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, डांस करना चाहता है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, उसको आप कैरियर में सिर्फ फ्री करके ये कह दो कि आप क्या करना चाहते हो, आप वही करो। आप ज़बरदस्ती बीटेक मत करो। आप दिखे देखी में बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, नौकरियां कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि 100% रिजल्ट जहाँ नहीं आएगा वहाँ उसका कैरियर मिडिल क्लास में ही रह जाएगा। अच्छा, उस वक्त हम ये है कि अगर जो रुचि बच्चों की है, अगर हम उन्हें थोड़ी सी छूट दें, बिल्कुल, तो चाहे वो थोड़ा देर से कामयाबी मिले, लेकिन जो वो कामयाबी मिलेगी वो बेहतर होगी। उसको कामयाबी चाहे जिस लेवल की मिले, लेकिन उसकी जो आत्मा में आत्मसंतुष्टि और सुकून होगा वो जी पाएगा। जीवन को आज कोई भी, हम ना पेरेंट्स जी रहे हैं ना बच्चे जी रहे हैं, हम थोप रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, नेचुरल ज़िंदगी हम जी ही नहीं पाते। आपको मैं इसलिए अपनी बता रहा हूँ कि 50 ईयर जब मैं पूरे कर चुका और मैंने अपना कैरियर उसके बाद कंप्यूटर में लगाया, एक छोटी सी दुकान मैंने स्टार्ट की, वहाँ से शुरू करेंगे। वहाँ मैंने, क्योंकि फेलियर होके आया, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पूंजी है नहीं, घर में कोई व्यापारी नहीं था, फादर नौकरी में, मदर नौकरी में, सैनी हम कास्ट से हैं, तो खेतीबाड़ी का हमारा बैकग्राउंड है। तो मेरे जैसा आदमी, फिर बड़े यहाँ व्यापारी सब सेटल, जिसमें बनिया बिरादरी पूरी सेटल होती थी और पंजाबी सब ऑलरेडी पहले सेटल थे। तो हम सैनियों में अगर बिजनेस की बात करें तो कोई उसे एक्सेप्ट भी नहीं होता था। तो उस समय हमने जब सीखा, तो उस समय वो संघर्ष के जो 2 साल रहे हैं वो बहुत टफ थे। और टफ क्या, उस समय जुनून आ गया था कि अगर अब मैं फेलियर हुआ तो मैं, अब मेरे सामने वो वाले रास्ते तो बंद हैं, और ये रास्ते पे अगर मुझे सफल होना है तो यकीन मानो कि 2 साल मैं, शॉप मैंने यहाँ पे ले ली थी, ये नीलम टॉकीज के पास मेरा शोरूम है HP का।
यहाँ से 2 साल मैं अपने घर नहीं गया। यूनिवर्सिटी होती थी तब 97, IIT की हाँ बात रुड़की यूनिवर्सिटी होती आज थी IIT है। जो आज IIT है। तो 97 में मैंने स्टार्ट किया, तो 97 से लेके 99 तक मैं सुबह अपनी शॉप खोलता था, शाम को अपने शॉप जब मैं क्लोज़ करता था, बढ़ाता था। तो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे 2-4 जो आए थे जिन्होंने स्टार्ट, जिनके थ्रू मैंने किया था, सर तो आपका तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा। मैं वही बता रहा हूँ वो संघर्ष क्या था। उनके पास जाता था, उनके हॉस्टल में ही उनके साथ खाना खाता था, IIT में। उन्हीं से सीखता था। और वही बच्चे मुझे ऑर्डर और एडवांस देते थे। उस समय एडवांस का वो था कि एडवांस लेके, क्योंकि घर से इतना मुझे पैसे नहीं प्रोवाइड हो पाए थे, तो एडवांस लेके नेहरू प्लेस सुबह 5 बजे बस पकड़ता था। तो नेहरू प्लेस, मेरे साथ के और भी दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं संदीप माउस कंप्यूटर वाले, हम लोगों ने संघर्ष साथ में किया। तो हम लोग ने कैरियर भी स्टार्ट साथ में किया। तो हम अपना नेहरू प्लेस निकल जाते थे, नेहरू प्लेस में अपना कंप्यूटर का सामान लिया, आए, फिर उनके रूम पे आ जाते थे। और उसमें 2-4 बच्चे हॉस्टल में ऐसे ज़रूर होते थे जो क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते थे कि हम करेंगे कंप्यूटर उस हाँ। समय में स्टार्ट हुआ था लोगों को ज्यादा हाँ, पता ही नहीं उसके पता बारे था। में। उसमें वो कहते थे कि भैया हम बनाएंगे, क्योंकि असेंबलिंग हर पार्ट अलग अलग होता था। और फिर उसके बाद विंडोज़ में इंस्टॉल होती थी, और विंडो भी इंस्टॉल होने में 16 फ्लॉपीज आती थी, उससे वो 3.1 विंडो स्टार्ट होती थी। तो वो कैरियर जो था, हमने 2 साल, मैंने बेसिकली 2 साल घर में कभी खाना नहीं खाया होगा रात का, हॉस्टल में ही खाता था। तो लेकिन उस 2 साल ने स्थापित कर दिया। और वो 2 साल के बाद मुझे कॉम्पैक एक कंपनी होती थी जी, कॉम्पैक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी। HP तब उतनी बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ा ब्रांड कॉम्पैक होता था। तो वो बाई चांस, वो लक, क्योंकि स्टार्ट जहाँ लेके जाना है उसको, किस्मत को, तो ये सब मेहनत उस तरफ लेके चला गया, नॉन टेक्निकल आदमी को। तो कॉम्पैक का शोरूम, रुड़की का जो पहला शोरूम हम बनाया था वो कॉम्पैक का, IT इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में पहला शोरूम हमने स्टार्ट किया था 98 के लास्ट में, मतलब ऑलमोस्ट 99 शुरू होने वाला था, दिसंबर था या नवंबर था। तो तब हमने कॉम्पैक का शोरूम बनाया था यहीं नीलम टॉकीज के पीछे। और वो स्टार्ट जैसे ही हुआ तो उसने वो मेरा कैरियर बिल्कुल चेंज कर दिया, वो टर्निंग पॉइंट हुआ। और उसमें एक धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत महंगे सिस्टम होते थे, असेंबल कर रहे थे तो वो बिकते थे, फिर वो महंगे हुए तो कम थोड़े बिके। लेकिन 2 साल में 2001 में HP ने कॉम्पैक को टेक ऑफ किया वर्ल्ड वाइड, और कॉम्पैक एज ए HP हो गया। लेकिन बिकता 2010 तक रहा, क्योंकि वो बिकता था। तो HP और कॉम्पैक का फिर वो जो कॉम्बिनेशन था, फिर वो HP ऑलरेडी हम उसमें टीम में HP में आ गए। तो HP का फिर स्टार्ट हुआ हमारा कैरियर, और आज तक मेरे ख्याल से 2001 से, क्योंकि HP टैग आया था जी, 99 से कॉम्पैक था, और 2001 से HP के साथ हम एसोसिएट हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट करें तो 28 साल HP के साथ हो गए कॉम्पैक को मिला के। लैपटॉप भी शायद पहली बार जब रुड़की में सेल के लिए आए, हाँ, तो आप ही के पास बिल्कुल जब डिस्प्ले हमने किया, और मुझे याद है सबसे पहले हमने जो लैपटॉप दिया था सरस्वती डायनेमिक्स में हमने दिए थे जी। और तब लैपटॉप भी 1-1.5 लाख के आसपास से स्टार्टिंग होते थे। तो वो कैरियर करते करते साहब वो फिर फैक्ट्रीज यहाँ पे आई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है, और इंडस्ट्री आने के बाद वो काम बहुत तेज़ी से बूम हो गया, और फिर मतलब एज ए बिजनेसमैन स्थापित वो पहचान मिलने लगी। रुड़की में IT में मतलब एक अच्छा हमारा वो हो गया कि भाई ये भी काम कर रहे हैं। तो तब जाके सुकून हुआ कि भाई एक एंड अब सेफ है। अपनी लाइफ की इतनी पेचीदगियों में हमें तो आप ये बताएं, आप अपने आप को इतना तरोताजा, इतना उमंग भरा रखने के लिए इसका क्या राज है, हमें तो ये बताएं। देखो आदमी क्या करता है कि भाई मेरा एक नेचर रहा है कि मुझे एक जो खुशी होती है ना मन से, कि भाई मुझे देख के आदमी को एक फील आए कि भाई वो खुश हो जाए, जिंदा दिली रहे, हाँ। और फ्रेशनेस रहे। तो एक तो नेगेटिव बात मैं करता नहीं हूँ किसी के साथ, ना मेरी नेचर में है कि नेगेटिव, एक ऊर्जा होनी चाहिए, और नेगेटिव अगर दूसरा है तो उसे पॉजिटिव बनाए, ठीक है। और मेरा एक राज यही है, क्योंकि जब 50 साल का मैं हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई बहुत सारा काम हमने कर लिया है, बच्चे पढ़ाई पे चले गए हैं, तो अब बिजनेस भी उस लेवल पे रहे नहीं है, उतने संघर्ष नहीं रहे जितने झेल रहे थे, जो स्टेबल हो चुका था हो गया। तो फिर गाना
जो मेरा शौक था, डांस करना जो शौक था, तो उस पे फिर मैं दोबारा रिटर्न हुआ। आप आगे शौक वो बड़ी चीज़ है। वो मैंने कहा कि वही जो अब इतने साल मैंने किया ही नहीं, क्योंकि संघर्ष में ही सारे साल निकाल दिए। इतने साल जो नहीं सपने किया, थे वो दोबारा जो सपने थे, तो एक बार मैं करूं तो कि हाँ अभी भी कर सकते आप हैं। सोशल मीडिया पर जब उसको नहीं तो अब लगा कि वो सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है हाँ कि इस पे अब नहीं वहां गए तो इस पे कुछ करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें। हाँ। देखो मेन मुद्दा तो यह है कि लोगों ने काफी appreciate लोग आपको देखें और खुश हों। आप लोगों को अपने द्वारा कुछ खुशी दे सकते हैं, बिल्कुल। तो वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं, और वहां भी एंटरटेन करना की है। तो एक टैगलाइन भी है कि जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद, बिल्कुल होनी चाहिए। हम खुद ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो सब कुछ करने की जिम्मेदारियां सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। जीते हैं, बिल्कुल जिंदा बिल्कुल दिली से। बिल्कुल। मैं भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत रिसर्च कर रहा था, और अभी तक के आपके जीवन काल को अगर देखते हुए एक बात समझ जरूर आती है कि आप वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को सीखते चले गए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के यूथ के लिए भी कि वक्त कभी हाथ से नहीं निकलता। आप वक्त के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ आप चीज़ों को सीखते चले जाएं। आज आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व जो आज है, अगर 30 साल पहले उसकी तुलना करें तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में बहुत परिवर्तन आपके अंदर हाँ, आए हैं। बिल्कुल। आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके हर चीज़ में आप तरक्की करते गए। हाँ देखो होता है ऐसे ही है। आप देखो किसी बच्चे को एक बच्चा शुरू से बहुत सुंदर होता है, देख के कहते हैं बहुत सुंदर है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो डल होता चला जाता है। लेकिन क्या होता है, आप बड़े बड़े लोगों को भी उठा के देखेंगे। अब मैं, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों से बड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जैसे मिथुन चक्रवर्ती हैं जी। तो वो एक ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान में। वो जब पढ़ाई करके पुणे से निकल के आए तो बहुत बड़े बड़े सुंदर हीरोज बॉलीवुड में होते थे, वो स्थापित थे। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, राजेश खन्ना, बड़े बड़े लोग थे जिनका नाम था, जो घुसने नहीं देते थे किसी को। अब उसमें एक काला सा लड़का, घुंघरा से बाल वाला, कोई बंगाली और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को बात नहीं कर सकता था। वो जब वो आदमी एंटर हुआ तो उसने अपने आप को ऐसा पीड़ित पाया वहाँ पे कि वो शिकार हुआ, हीन भावना का शिकार हुआ, उसके ऊपर व्यंग हुए। लेकिन एक चीज़ आदमी को आगे बढ़ाती है कि पीछे ना हटना, हार ना मानना, अपने आप को डेवलप करना। तो अपने आप को ग्रूमिंग करना, वो अगर सीखना है तो मिथुन चक्रवर्ती से सीखो। जिस आदमी के साथ जब वो एंटर हुआ था, कोई बड़ी हीरोइन काम करना नहीं चाहती थी, उसकी शक्ल को देख के, उसकी हाव भाव को देख के। उसके बाद उस आदमी ने एक ही ब्रेक में वर्ल्ड में उससे बड़ी फैन फॉलोइंग आज तक शाहरुख खान की भी नहीं है। अगर आप रशिया जाएं तो रशिया में राज कपूर को पीछे छोड़ के वो सबसे बड़े स्टार बने। मतलब आपकी तो मुझे लगता है नसों में बॉलीवुड ही बना हुआ है। नहीं मुझे inspiring story भी है ना, वो नहीं मैं उन लोगों को देखता हूँ सर। उन्होंने फुटपाथ पे बैठ के खाना खाया है, उनको मैं समझता हूँ, और मैंने भी वो संघर्ष जिया है सर। मैंने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये कर दो, लेकिन मुझे ये लगा है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो इसके लिए जरूर करूँ। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की जी इसमें बिजनेस में जी, और 2 साल आप IIT में रहे जी, वहीं से आपने वो लर्निंग आपने शुरू कर दी थी तभी? देखो लर्निंग तो मेरी उसमें किताब में एक वो रहा है कि जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, आप यकीन मानो, जब मैं कहीं गाड़ी में बैठ के जाता था तो मैं गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी देखता था कि वो कैसे चला रहा है। हाँ। वो क्लच कितना ले रहा है, वो ब्रेक कितने मार रहा है। मैंने कभी कोई चीज़ सीखी नहीं सर, मेरा कोई गुरु ही नहीं रहा। होता तो शायद कहीं कामयाब हो जाता। मैंने उस चीज़ को देखा है तब सीखा है। हाँ, तभी आपके व्यक्तित्व में हाँ, घुले हुए मतलब गाड़ी कभी किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी। पहली बार जब मैं इसकी भी एक आपको चर्चा कर दूं, पहली जब काम कर रहा था, नेहरू प्लेस जाता था, वहाँ से लाता था, तो एक बार मुझे एडवांस मिला 70,000 रुपये। तो जहाँ से सामान आता था तो उसके साथ उधार स्टार्ट हो गया था। तो मन में ये लगा कि भाई गाड़ी ले लूँ आज, क्योंकि बसों में बहुत मैंने वो चक्कर काट लिए, तो आज गाड़ी ले लूँ और सामान गाड़ी में ही लेके चलूँगा। मैंने लाजपत नगर गया और वहाँ अकेले जाके गाड़ी खरीद ली साहब, 67,000 की मारुति 800। ये भी मेरे कैरियर का एक, मतलब मेरे हौसले बड़े बुलंद थे कि मैंने एक, मतलब मैं नहीं जानता कौन था,
एक डीलर के पास गाड़ी देखी, उसने कहा देखो ट्राई ले लो। मैंने कहा आप बैठो साथ में और मैं बैठ लेता हूँ, चलाओ। अच्छा, वो ट्राई वगैरह देख के और उसने मेरे से सेल लेटर वगैरह साइन कराया। मैंने उसको जो एडवांस दे के गया था उसको एडवांस दे दिया, गाड़ी ली, नेहरू प्लेस पहुंच गया। पहली बार ही चला दी दिल्ली में। मतलब क्योंकि मैं उससे पहले ट्रेनिंग अपनी ले रहा था कि गाड़ी चलाते कैसे। बस वाले के साथ बैठता था आगे, तो बस देखता था वो चला कैसे रहा है, तो वो सीख रहा था उसको तो गाड़ी। और दूसरा कॉन्फिडेंट ऐसे रहा कि वो जब बैठ गया तो उसको फिर चलाना ही चलाना, कोई नहीं साथ देगा, कोई देगा ही नहीं, तो तुझे ही चलानी है, तो कॉन्फिडेंट रहे। और जब कॉन्फिडेंट रहेगा तो चल जाएगी। तो नेहरू प्लेस में उसने कहा भाई क्या क्या है, मैंने कहा सामान लिखो, आज पैसे तो है नहीं, वो बाहर में गाड़ी ले आए। अच्छा। तो उसने मुझे सामान दिया और गाड़ी में बैठ के मुझे बधाई दी, मिठाई खिलाई, बहुत बढ़िया। और सामान लेके मैं रुड़की आ गया। तो रुड़की में गाड़ी पहली बार बिना सीखे गाड़ी लेके आ गया साहब, सामान अच्छा, अरे लेके। वाह। तो ये मुझे स्टार्टिंग से रहा है कि मुझे अगर करना है, रात हो दिन हो। आज अब मैं अपनी एज बता देता हूँ, मैं 57 ईयर में लग गया साहब, 56 कंप्लीट हो गई। और 57 में भी मुझे ये लगता है कि आपको अगर कहीं सीखने का अच्छा मिल रहा है तो आप हर घंटे सीखें, रात को सीखें, दिन में सीखें, लेकिन सीखें जरूर। और आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है तो आप उसको अवॉइड करके साइड से निकल जाएं, उलझे मत उसके साथ। और मैं तो भी मतलब अगर उलझते हो तो आप फंसोगे, उसको अवॉइड कर दो और जहां अच्छी चीज मिल रही है उससे ले लो। अच्छा, अभी आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है। तो क्या अभी भी बॉलीवुड में जाने का कोई इरादा है कि अभी? देखो मेरा अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो देखो मैं देखो मेरे वो रोल तो नहीं मिलने के, लेकिन जो भी रोल मिलेगा मैं वास्तव में बॉलीवुड जाने का इरादा है मेरा। क्या बात है। और नहीं भी हुआ तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिला तो, क्योंकि अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया, ठीक है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला कि जहां मेरे अंदर जो एक ऊर्जा है इस चीज़ को करने की, अगर मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। क्या बात, और उसको दिल से अगर इच्छा हो और वो काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको सुकून बहुत मिलता है। तो मुझे वो सुकून चाहिए, जीना चाहिए। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खैर, हम अब अंतिम क्षणों में आते हैं पूरे पॉडकास्ट के। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा? एक सीख आज आप क्या देना चाहेंगे? एक सीख ये है साहब कि ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई होती है। छोटे बड़े कोई भी इंसान हो, सबके साथ रहती है। संघर्ष हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। उस संघर्ष के टाइम में आपको उसको पास करना है, उसके लिए आप हर समय तैयार रहें। आज अच्छा है, कल ख़राब है, कल ख़राब था, तो हर उस क्षण को आप पार करने के लिए, जैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हर युवा जो भी हैं उनसे एक अपील ये है कि दौर आते हैं चले जाते हैं, टाइम आता है चला जाता है, कभी डिप्रेस ना हो, कभी अपने आप को डाउन फील ना करें। एनर्जी से आप अपने आप को भर सकते हैं। अच्छे लोगों के जो बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं उनको पढ़ें, उनको सोचें, उनको देखें हर समय। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन चीज़ हमारे मस्तिष्क में है। जब भी विचार हम सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, आप ये मान के चलें होगा, पॉजिटिव वे में सोचें। और सबसे पहला एक इसका मतलब मंत्र ये है कि आप अपने पेरेंट्स की, जो भी जिनके द्वारा आप इस धरती पर आए हैं, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें, रेस्पेक्ट बड़ों को दें, तो वो जो क्षण है अपने आप निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और जब भी लो फील करें तो डांस करें, गाना गाएं और सबका प्यार लें, सबको प्यार दिल करे वो दें। करे, दिल जो खोल के जिए। नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपकी इच्छा है वो जरूर करें। जब भी आप इच्छाओं का दमन करेंगे, जो भी आप करना चाहते थे, तो डिप्रेशन आता है। उसको अगर आप नहीं भी कर पाए, आपकी डेस्टिनी में नहीं था, उस इच्छा को आप साइड बाय साइड अपने आप जिंदा रखें और उसको करते रहें। आपके नज़रिए से सफलता की क्या परिभाषा है? आप इतना लंबा करियर अपना देख चुके, आप तरह तरह के मोड़ देख चुके। सफलता की परिभाषा खुश रहना, हर क्षण में खुश रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना, और हर परिस्थिति को बोझ ना समझना। देखो, जो आदमी किसी भी चीज़ को बोझ, अब मैं अपना ही बात करूं
कि जो नॉन टेक्निकल आदमी कंप्यूटर बेच सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और बेच के इसी से नाम आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। तो आप भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें 100% आप अपना दिमाग लगाएं और उसमें काम करें, सफलता आपके साथ रहेगी। और एक बहुत जरूरी सवाल, हम और हर्ष कब जितेंद्र वाले स्टेप सीखने आ सकते हैं आपके पास? ऐसा है, देखो ये तो ओपन है, हम किसी दिन बैठ के फिर एक ऐसी क्लास लेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें देखो ये डांस जो है ना, डांस एक योगा है, और डांस एक ऐसी योगा है जिसमें आप सारी चीज़ करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्योंकि जब आप डांस करते हैं तो आपका ध्यान आपके स्टेप पे रहता है, तो वो एक ध्यान हो गया केंद्रित, तो मेडिटेशन हो गया, ठीक है, आप भूल जाते हैं हर चीज़ को। और जब आप उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सांस बढ़ते हैं, निकलते हैं, बढ़ते हैं, निकलते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो अपने आप खुल जाता है। तो डांस जो करता है वो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, मतलब और वो एक्टिव आजकल रहेगा। तो एक एक्सरसाइज फॉर्म पे जुम्बा जुम्बा करके अब लोग बाग उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को इवनिंग में जाते हैं। तो आप अगर घर में भी कर सकते हैं तो बढ़िया बात है, और करें, बिल्कुल जरूर, और सबको कराएं, बिल्कुल डांस करें, खूब करें, खुश रहें, खुश रहने रहें, का खुश एक रहें, वो है, एक बिल्कुल तरीका है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी खुशी जाहिर करने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का। देखो डांस से एनर्जी मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है। और संगीत तो ऐसी चीज़ है कि अगर संगीत, आप पहले क्या होता था, रेडियो होती थी साहब, FM भी नहीं होता था, बिना का गीतमाला आता था, तो 8 बजे क्योंकि बिस्तर पकड़ लेते थे सब लोग, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था, ना होटल जाता था, ना कहीं क्लब जाते थे लोग, ना कहीं बाहर जाते थे, अपने काम से फारिग हुए, खेती वाला खेती करके अपने घर आ गया, और व्यापार वाला 7 बजे 8 बजे से पहले व्यापार अपना बंद करके घर आ के खाना खा के रेडियो लगा के, और भिन्न टीवी भी बहुत कम देखते थे, ज़्यादा नहीं देखते थे, क्योंकि चित्रहार आता था हफ्ते में 2 बार है, या वो कृषि का प्रोग्राम स्टार्ट होता था, कृषि दर्शन, तो जरिया था रेडियो में बिना का गीतमाला में अमीन सानी साहब उसमें गाने लगाते थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गाना सुनते सुनते ही आदमी में इतना ज़्यादा लोरी का काम करता था कि आदमी वो रेडियो बजती रहती थी, वो सो जाता था। 2 लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ। आप गाते भी बहुत अच्छा है। अरे गाता, देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सीखा कुछ नहीं, ना गाना सीखा, ना डांस करना सीखा, लेकिन इच्छा ये रहती है कि ये जो भी इच्छा है वो करते रहो। तकनीकी बारीकियों में हम नहीं जाएंगे, हम तो एक जिंदा दिली का, मनपसंद गाना है, हम तो एक, उसकी कुछ लाइनें बस ये देखो महेंद्र कपूर जी का गाना है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, बहुत अच्छा ये रास्ता कट जाएगा मितवा, ये बादल हट जाएगा मितवा। गा के सुर में मैं दूसरा गाना सुना देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। जिंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा तो साफ स्लोगन ही है कि जिंदगी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक और यू। जितेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इस पॉडकास्ट से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारा उद्देश्य यही है बावरा मन का सर, कि हम जी। हमारे अपने लोग जी जो छोटे छोटे सपने देखकर आज बड़ी बड़ी कहानियां लिख रहे हैं, और जिंदा दिली का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर हमारा उद्देश्य सफल होता है, और हम उम्मीद करते हैं। सेन साहब, मैं एक और चीज़ आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम मैं देखता हूँ आपके पॉडकास्ट, Thank you, और thank बहुत बढ़िया आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, Thank you. दोनों नितिन जी और आप, और इतने अच्छे मुद्दे आप उठा के ला रहे हैं। मैं तो खैर मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, नहीं भगवान सर, ने नहीं, सब कुछ दिया है, और जिन लोगों के हालात ऐसे नहीं हैं, और जो लोग आप, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत समाज से जुड़े हुए, और दिल में एक ऐसा इमोशन क्या बेचैनी सी पैदा कर देते हैं अगर उन्हें सुन लें। मैंने 3-4 आपकी प्रोग्राम्स देखे हैं, जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे रुड़की, अब हम रुड़की में रहते हैं तो यहीं की बात कर रहे हैं, रुड़की में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप टच करें, जिनके मुद्दों को आप सामने लाएं, और कभी जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ रहूँगा। हाँ, हम भी चाहते हैं कि मैं आप जैसी मैं शख्सियत मैं हमारे बिल्कुल साथ आपके अगर- साथ रहूँगा, और ऐसे लोग जिनको ज़रूरतें हैं, ठीक है। और एक और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, घर के हालात ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स उनको पढ़ा सकें, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही वो कर्जे ले लेके उनकी फ़ीस जमा करते हैं, उन बच्चों के लिए हम सब मिलके एक ऐसा कुछ बनाएंगे सर जो उनकी पढ़ाई में कभी अवरोध ना पैदा हो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत है पढ़ाई ना कर पाना एक अच्छे बच्चे की। अगर वो उससे अपना वंचित रह जाए तो उस हमारे लिए, अगर हमें कुछ, हम आए हैं यहाँ तक, तो हमारे लिए वो शर्म की बात है। देखो, दान पुण्य मंदिरों में और इनमें देने से अच्छा है आप किसी एक बच्चे को पढ़ा दें, उसकी फीस जमा कर दें, ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। एक बच्चे को हिंदुस्तान में कामयाब बनाने का मतलब है आपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर दिया, और कम से कम एक परिवार को आपने कहीं बढ़ा से दिया, उठा के कहीं पहुंचा दिया। ये हम सब लोग मिलके ऐसा कुछ बनाएंगे। मेरी इच्छा है कि हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ें जो इस तरह का, हम मतलब ये फोटो वाला नहीं होना चाहिए, हाँ, ये गुप्त होना चाहिए। बिल्कुल। उस बच्चे को भी नहीं पता होना चाहिए कि मेरी फीस कहाँ से आ रही है। सही बात। हम इसमें आपके साथ रहेंगे। मतलब ऐसा उसको एहसास ना हो जाए कि ये है, ये ऐसा हम काम करें कि जिससे कि बहुत सुकून का काम है। इससे बड़ा सुकून नहीं है साहब कि हम जिनमें टैलेंट है उसका टैलेंट को हम लेके आएँ और उसको आगे बढ़ाएं। ये एक काम। दूसरा, जिसको पढ़ाई करना है और वो पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पा रहा है, आर्थिक उसकी स्थिति नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो उस डोनेशन को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमें देने में उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है कि हम लोग वहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम भी साथ रहेंगे। तो ये आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। यही हमारी थीम है कि हम कुछ अच्छे लोगों को सामने लाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने संघर्ष करके आज अच्छे मुकाम पर हैं, और वो चाहते हैं कि हम और छोटे बच्चों को, जैसे आपने अभी अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि सर हमने वो दिन देखे हैं जब फीस ना होने से बहुत सारे बच्चों को एम्बेरसमेंट क्लास में फील होता आप है, उधर समझते हैं। और वो दिक्कत होती है कि जो जिसके यहाँ संपन्नता है वो फीस देने के बाद भी नहीं पढ़ रहा है, और जो बच्चा फीस न होने के बाद पढ़ना चाहता है, ट्यूशन की भी फीस नहीं है, और कितने तो बिना ट्यूशन के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उन बच्चों की फीस एटलीस्ट हम दे दें। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है सर। बिल्कुल। हम दोनों तो इसमें आपके बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे। हम दोनों, और जब हम इकट्ठा निकलेंगे तो बहुत लोग हमारे साथ रहेंगे, और ऐसे बहुत अच्छे लोगों को हम सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, उनका जीवन भी दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचे, और फिर वो प्रेरणा बन के आगे बढ़े। बिल्कुल ये रहेगा। और इसके लिए देखो, हम बात तो आज यहाँ बैठ के कर रहे हैं, लेकिन इसको हम धरातल पे धरातल पे कोई भी बच्चा हमारे शहर में, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे शहर की बात कर रहे हैं, पढ़ना चाहता है, किसी आर्थिक कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए हम सब मिलके उसको पढ़ाएंगे जरूर। हम सबके थोड़े से सहयोग से अगर एक बच्चा कामयाब हो गया तो हम समझेंगे बहुत बड़े समाज में ये एक रिफॉर्म है। बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है सर। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नितिन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत आज आपका जन्मदिन भी है, तो आज केक भी हमने आपके लिए मंगवाया है, वो केक भी आप बिल्कुल धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका प्यार और सबका, और रुड़की की समस्त जनता का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपका सैनी साहब, आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए शुभकामनाएं आपको बहुत। थैंक यू सर। धन्यवाद।